एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि भारत का जो बजट है ना, वो असल में मानसून का जुआ है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक बात है ये। हाँ, मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। स्पेस से लेकर आईटी तक हर क्षेत्र में हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी मई जून के महीने में आसमान की तरफ देखकर बादलों का इंतजार होता है। हाँ, और हमारी पूरी कृषि उसी पर टिकी है। एग्जैक्टली exactly. तो आज की इस विस्तृत चर्चा में या कहें हमारी इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी महाशक्ति के पीछे के साइंस को समझना है। हम उन सारे सोर्सेज और नोट्स को आज अनपैक करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए एकदम क्रूशियल है। राइट, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। हाँ, और अगर इस शब्द की उत्पत्ति पर ही गौर करें तो मानसून शब्द असल में अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मौसम। मतलब पुराने जमाने में जो अरब के नाविक थे, वो इन्हीं हवाओं की दिशा के सहारे भारत के पश्चिमी तटों पर व्यापार करने आते थे। हाँ, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही दिलचस्प है। प्राचीन नाविकों ने सबसे पहले ये महसूस किया था कि साल के 6 महीने हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं। और बाकी 6 महीने जमीन से समुद्र की तरफ, राइट? बिल्कुल, जमीन से समुद्र की तरफ। जब हम किसी उच्च स्तर के अध्ययन जैसे यूपीएससी के दृष्टिकोण से इन हवाओं का विश्लेषण करते हैं, तो मॉनसून सिर्फ आसमान से गिरने वाला पानी नहीं रह जाता। राइट। ये एक ऐसा विशाल मौसमी इंजन है जो भारत की जलवायु, यहाँ की एग्रीकल्चर, खाद्य सुरक्षा और लिटरली पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये दुनिया की सबसे जटिल मौसम प्रणालियों में से एक है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम मानसून कहते हैं तो नॉर्मली दिमाग में बस बारिश, मिट्टी की खुशबू और शायद पकोड़े आते हैं। वो तो एक बहुत ही रोमांटिक सा नजरिया हो गया। एग्जैक्टली exactly. लेकिन जो अध्ययन सामग्री आज हमारे पास है, वो एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। वो बताती है कि ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स भूभौतिकी विज्ञान है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल यही उठता है कि ये पूरी प्रणाली आखिर बनती कैसे है। मतलब सामान्य दिशा में बहने वाली हवाएं अचानक गर्मियों के आते ही भारत की तरफ क्यों मुड़ने लगती हैं? इस क्यों का जवाब तापमान और दबाव के एक बहुत ही बुनियादी भौतिक सिद्धांत में छिपा है। ओके। इसे समझने के लिए हमें भूमि और समुद्र के बीच जो हीटिंग का डिफरेंस है उसे समझना होगा। जब भारत में मई और जून के महीने में भयंकर गर्मियां पड़ती हैं, तो जो भारतीय भूभाग है वो बहुत तेजी से गर्म होने लगता है। मतलब जमीन जल्दी गर्म होती है? बिल्कुल, विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो जब उत्तर और मध्य भारत की जमीन एकदम तंदूर की तरह तप रही होती है, तब उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर फैलने लगती है। और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। सही कहा, वो ऊपर की तरफ उठती है। मतलब जब हवा ऊपर उठ जाती है तो जमीन की सतह पर हवा की भारी कमी हो जाती है। क्या इसी को हम निम्न दबाव या लो प्रेशर का क्षेत्र कहते हैं? एग्जैक्टली सतह पर हवा का ये लो खालीपन है, ये एक विशाल लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण करता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो आसपास के जो विशाल समुद्र हैं, जैसे हिंद महासागर या अरब सागर। हाँ, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये जमीन की तुलना में काफी ठंडे होते हैं, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, वहां हवा भारी होती है और समुद्र की सतह पर हाई प्रेशर बना रहता है। अब हवा का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बिल्कुल, वो उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं एक उदाहरण के बारे में सोच रही थी। क्या हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में बना ये विशाल लो प्रेशर एक एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है? वैक्यूम क्लीनर, हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। मतलब जैसे ही गर्मी चरम पर पहुंचती है, ये वैक्यूम क्लीनर ऑन हो जाता है और हिंद महासागर के ऊपर मौजूद जो भारी और नमी से भरी हवाएं हैं, उन्हें पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचने लगता है। ये वैक्यूम क्लीनर वाला उदाहरण इसे समझने के लिए बेहतरीन है। लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर की मोटर सिर्फ भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी से नहीं चलती है। ओह, और क्या है इसमें? यहाँ एक और बड़ा भौगोलिक खिलाड़ी मौजूद है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार? हाँ, ये पठार समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है और 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गर्मियों में ये विशाल पठार एक बड़े हीटर या बॉयलर की तरह काम करता है। ओह वाओ। ऊंचाई पर होने के कारण जब ये तपता है
तो ये वायुमंडल के बीचों बीच यानी मध्य क्षोभ मंडल में एक और भयंकर लो प्रेशर बना देता है, जो इस वैक्यूम की खींचने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है कि भारत के बाहर मौजूद एक पठार हमारी बारिश को खींचने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और तकनीकी शब्द बार बार आता है हमारे नोट्स में, ITCZ। हाँ, ITCZ। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है और ये इस वैक्यूम प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है? ITCZ को पृथ्वी के एक ऐसे बेल्ट या पट्टे की तरह समझा जा सकता है जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है ओके। और जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के हवाएं आपस में आकर मिलती हैं। आमतौर पर यह भूमध्य रेखा के आसपास ही होता है, लेकिन गर्मियों में जब सूर्य ऐसा लगता है कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है, आभासी रूप से। हाँ, आभासी रूप से, तो ये जो भीषण गर्मी का पट्टा है यानी ITCZ, ये खिसक कर उत्तर की तरफ आ जाता है, लिटरली गंगा के मैदानों की ठीक ऊपर। अच्छा, तो इसके खिसकने का मतलब है कि जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं वो भी भूमध्य रेखा को पार करके भारत की तरफ खींची चली आती हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये सिस्टम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और मुझे लगता है यहीं पे पृथ्वी के घूमने का विज्ञान भी बीच में आता है ना। मैंने कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ा है। हाँ, कोरियोलिस फोर्स। जब ये दक्षिणी हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ये हवाएं सीधे उत्तर की तरफ नहीं जाती, बल्कि दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जिससे इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। एकदम सही। और इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। कोरियोलिस बल के बिना हवाओं की ये दिशा कभी नहीं बन पाती। राइट। लेकिन इस पूरी मशीनरी में सिर्फ सतह की हवाएं ही नहीं हैं, वायुमंडल के बहुत ऊपर भी कुछ चल रहा है। मतलब ऊपर आसमान में? हाँ, लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद तेज गति से चलने वाली हवाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ये जो नदियां हैं, ये नीचे के मौसम को एक ढक्कन की तरह नियंत्रित करती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो क्या ये जेट स्ट्रीम्स ही वो पहरेदार हैं जो तय करते हैं कि मानसूनी हवाएं भारत में कब प्रवेश करेंगी? एकदम सटीक। सर्दियों और शुरुआती गर्मियों के दौरान एक खास सब ट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में बह रही होती है, मतलब उत्तर भारत के ठीक ऊपर। ओके। ये एक भारी ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे के मानसूनी वैक्यूम को अपना काम नहीं करने देती। ओहो, तो फिर ये ढक्कन हटता कैसे? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, और जो हमने तिब्बत के पठार की बात की थी ना, हाँ, वो जो हीटर की तरह तप रहा है। बिल्कुल। जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये जेट स्ट्रीम टूटकर हिमालय के उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और जैसे ही ये ढक्कन हटता है, मानसून एक धमाके के साथ भारत में प्रवेश करता है, जिसे हम मानसून का फटना या मानसून बर्स्ट कहते हैं। ओ, मतलब जमीन गर्म हो रही है, तिब्बत का पठार तप रहा है, ITCZ शिफ्ट हो रहा है और ऊपर आसमान में जेट स्ट्रीम रास्ता साफ कर रही है। ये पूरा सिस्टम किसी सुनियोजित कोरियोग्राफी से कम नहीं है। लिटरली एक बहुत बड़ी प्राकृतिक मशीनरी है। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी, अगर इस पूरे मंच का सबसे बड़ा हिस्सा हटा दिया जाए तो क्या होगा? मेरा मतलब है हिमालय से। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला वहां नहीं होती तो क्या ये सारा वैक्यूम सिस्टम काम कर पाता? और यहीं पर यह पूरा विज्ञान बेहद बेहद दिलचस्प हो जाता है। हिमालय सिर्फ पत्थरों की एक दीवार नहीं है, ये भारतीय जलवायु का सबसे बड़ा वास्तुकार है। वो कैसे? अगर हिमालय नहीं होता तो पहली बात, मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली और जमा देने वाली हवाएं वो सीधे भारत के मैदानों में घुस आती और भारत एक ठंडा रेगिस्तान बन सकता था। ओह वाओ! और अगर जमीन ठंडी होती तो वो लो प्रेशर वाला वैक्यूम क्लीनर कभी बन ही नहीं पाता, राइट? ठीक ऐसा ही होता है, वो सिस्टम फेल हो जाता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये नमी से लदी मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से भारत की तरफ आती हैं तो हिमालय एक विशाल बाढ़ की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो इन हवाओं को भारत के बाहर चीन या मध्य एशिया जाने से रोकता है और उन्हें मजबूर करता है कि वे अपना सारा पानी भारतीय उपमहाद्वीप पर ही बरसा दें। हिमालय इस पूरी ऊर्जा और नमी को भारत के भीतर ही कैद कर देता है। तो जब ये प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और हिमालय हवाओं को बाहर जाने से रोक देता है, तो सवाल ये उठता है कि ये सारा पानी पूरे भारत में बंटता कैसे है? क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति तो बहुत अलग-अलग है। हाँ, बिल्कुल। यहीं से चर्चा का दूसरा अहम हिस्सा शुरू होता है, मॉनसून का सफर और इसकी शाखाएं।
तो देखिए, जब ये नमी वाली विशाल हवा भारत के दक्षिणी सिरे यानी केरल के तट के पास पहुंचती है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है, जो वी आकार का है दक्षिण में। एग्जैक्टली वी आकार, ये आकार इस हवा के रेले को एक डिवाइडर की तरह दो अलग अलग शाखाओं में बांट देता है। इसका मतलब है कि एक ही पवन प्रणाली आ रही है और भारत का भूगोल उसे दो अलग अलग हाईवे पर मोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इनमें से एक को हम अरब सागर शाखा कहते हैं और दूसरी को बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की लगभग 75% बारिश के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले अगर अरब सागर शाखा की बात करें तो इसका रास्ता क्या होता है? ये कैसे आगे बढ़ती है? अरब सागर शाखा भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद पहाड़ों यानी पश्चिमी घाट से सीधे टकराती है और यहाँ भूगोल का एक और शानदार नियम काम करता है, जिसे ओरोग्राफिक बारिश या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और पहाड़ के उसी तरफ भयंकर बारिश होती है। इसीलिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हमें अक्सर मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इसी पहाड़ के दूसरी तरफ की कहानी बिल्कुल अलग है ना? अक्सर ये देखा जाता है कि पश्चिमी घाट के एक तरफ जैसे महाबलेश्वर या मुंबई में बाढ़ की स्थिति होती है और पहाड़ को पार करते ही ठीक पीछे स्थित पुणे या मराठवाड़ा के इलाके वो सूखे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? इसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहा जाता है। जब हवा पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है, तब तक वो अपना ज्यादातर पानी पहले ही गिरा चुकी होती है। अच्छा। और इसके अलावा नीचे उतरते समय हवा का तापमान बढ़ता है, जिससे उसकी बारिश करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है वो अक्सर सूखे का सामना करता है। ये तो हुई पश्चिम की बात। अब अगर दूसरी शाखा यानी बंगाल की खाड़ी शाखा को देखें तो उसका रास्ता क्या होता है? वो भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों को कैसे कैसे कवर करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व की तरफ से आगे बढ़ती है। वो समुद्र से और भी अधिक नमी सोखती है और सीधे जाकर म्यांमार के पहाड़ों और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश से टकराती है। और यहाँ का भूगोल बहुत ही अनोखा है। मेघालय में जो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं, उनका आकार कीप या एक फनल जैसा है। फनल के आकार की मतलब हवाएं वहां फंस जाती हैं। एग्जैक्टली। जब हवाएं इस कीप में प्रवेश करती हैं तो वे फंस जाती हैं और उन्हें बहुत तेजी से ऊपर उठना पड़ता है। इसी कारण से वहां स्थित मासिनराम और चिरापुंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओह वाओ! और इसके बाद ये हवाएं सीधे उत्तर की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि वहां फिर से हिमालय की ऊंची दीवार आ जाती है। बिल्कुल। तो ये हिमालय के साथ साथ पश्चिम की ओर यानी गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ जाती हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से होते हुए पंजाब तक पहुंचती हैं। पश्चिम की तरफ जाते हुए इनकी नमी कम होती जाती है, इसीलिए शायद कोलकाता में दिल्ली से ज्यादा बारिश होती है। एकदम सही एनालिसिस है ये। और अंत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास ये दोनों शाखाएं यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा ये आपस में मिल जाती हैं और पश्चिमी हिमालय के हिस्सों में बारिश करती हैं। ये किसी बहुत बड़ी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। दोनों शाखाएं मिल गईं। हाँ। लेकिन मॉनसून की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? हमारे नोट्स बताते हैं कि जब सितंबर का अंत आता है तो एक नई प्रक्रिया शुरू होती है जिसे मॉनसून की वापसी या लौटता हुआ मॉनसून कहा जाता है। ये वापसी का विज्ञान क्या है? जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, सूर्य वापस दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा की तरफ जाने लगता है। इसके साथ ही जमीन ठंडी होने लगती है। ओके। अब वो जो वैक्यूम क्लीनर का सिस्टम था ना, वो पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। ठंडी जमीन पर अब हाई प्रेशर बन जाता है, जबकि समुद्र का पानी अभी भी तुलनात्मक रूप से गर्म होता है, तो वहां लो प्रेशर होता है। मतलब अब हवाओं की दिशा बदल जाती है, वे वापस जमीन से समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं। राइट। लेकिन एक बात बताइए, अगर हवाएं जमीन के ऊपर से गुजर रही हैं तो उनमें नमी नहीं होनी चाहिए? फिर भी हमने अक्सर न्यूज़ में देखा है कि नवंबर-दिसंबर में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश या बाढ़ आ जाती है। ये सूखी हवाएं बारिश कैसे कर सकती हैं? ये भूगोल का एक बहुत ही अद्भुत पहलू है। ये हवाएं जब उत्तर भारत के ऊपर से लौट रही होती हैं, तब वे बिल्कुल सूखी होती हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही वे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, वे समुद्र की सतह से भरपूर नमी सोख लेती हैं। और जब यही नमी से भरी हवाएं भारत के पूर्वी तट, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से यानी कोरोमंडल तट से टकराती हैं, तो वहां जबरदस्त बारिश करती हैं।
ओह, तो ऐसे काम करता है ये। हाँ, यही कारण है कि तमिलनाडु अपने हिस्से की मुख्य बारिश इसी लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है। अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, डॉट कनेक्ट करें, तो ये स्पष्ट होता है कि मानसून सिर्फ हवाओं और पहाड़ों का खेल नहीं है। ये किसी भी आम नागरिक या नीति निर्माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। इस भौगोलिक उथल-पुथल का असल जीवन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो मानसून पूरे देश का मास्टर प्लानर है। आज भी इतने सारे बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के होने के बावजूद भारत की आधी से ज्यादा कृषि भूमि सीधे तौर पर मानसून की बारिश पर निर्भर है। बिल्कुल। खरीफ की प्रमुख फसलें जैसे धान, कपास, सोयाबीन और गन्ना ये इसी बारिश की मोहताज हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल की पैदावार शानदार होती है। और इसका सीधा असर हमारी रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस प्रभाव को एक चेन रिएक्शन की तरह देखा जा सकता है। जब जब किसान के पास अच्छी फसल का पैसा आता है तो वो बाजार में जाकर नई मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या कपड़े खरीदता है। एग्जैक्टली। और उस मांग को पूरा करने के लिए कारखानों में प्रोडक्शन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और अंततः देश की जीडीपी ग्रोथ को एक बड़ा धक्का मिलता है। इसके विपरीत अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, जिससे फूड इन्फ्लेशन या खाद्य मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है। हाँ, दालों और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। राइट, जिसका सीधा असर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों और शेयर बाजार तक पर पड़ता है। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारी संस्कृति और हमारा खान पान। वो कैसे? ध्यान से देखा जाए तो मानसून ने ही ये तय किया है कि भारत के किस हिस्से में क्या खाया जाएगा। पूर्व और दक्षिण भारत में जहाँ मानसून खूब बरसता है, वहाँ पानी में डूबे रहने वाली फसल यानी चावल मुख्य भोजन बन गया। अच्छा, हाँ। और उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ बारिश कम पहुँचती है, वहाँ कम पानी में उगने वाला गेहूं मुख्य आहार बन गया। ये एक बहुत ही गहरा और सटीक ऑब्जर्वेशन है। मानसून ने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को गढ़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा जल संसाधनों की बात करें तो भारत के जितने भी बड़े जलाशय और बांध हैं वे मानसून के पानी से ही रिचार्ज होते हैं। ये बांध एक तरह की विशाल बैटरी की तरह हैं। मानसून इन बैटरियों को चार्ज करता है, जिससे पूरे साल पन बिजली यानी हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन होता है और शहरों को पीने का पानी मिलता है। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक बहुत ही व्यवस्थित कैलेंडर बनाकर दिया है। लेकिन प्रकृति हमेशा एक ही नियम पर नहीं चलती है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं चलती। जब इस सुव्यवस्थित सिस्टम में गड़बड़ी आती है तो क्या होता है? क्योंकि अक्सर न्यूज़ में आता है कि एक ही समय में देश के एक हिस्से, मान लीजिए असम में, भयानक बाढ़ आई हुई है और उसी वक्त महाराष्ट्र के विदर्भ में सूखा पड़ा है। ये अनिश्चितता क्यों है? मॉनसून एक बेहद जटिल प्रणाली है और इसकी अनिश्चितता के पीछे कई वैश्विक मौसम प्रणालियां जिम्मेदार हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अल नीनो। अल नीनो, राइट। अल नीनो एक ऐसी घटना है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास घटित होती है। वहां समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि पेरू के तट पर पानी गर्म होने से भारत का किसान क्यों परेशान हो जाता है। इस अल नीनो का भारत के उस वैक्यूम क्लीनर से क्या सीधा संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। जब पेरू के पास प्रशांत महासागर गर्म होता है तो पूरी दुनिया की हवाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। ओके। जो नमी वाली हवाएं हिंद महासागर से भारत की तरफ आनी चाहिए थी, उन्हें प्रशांत महासागर का वो नया लो प्रेशर अपनी तरफ खींचने लगता है। इससे भारत के ऊपर बना वैक्यूम कमजोर पड़ जाता है। ओह, तो हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं। एग्जैक्टली। और भारत में मानसूनी बारिश में भारी कमी आ जाती है, जिससे अक्सर गंभीर सूखे की स्थिति पैदा होती है। तो क्या इसका कोई तोड़ भी है? मतलब मैंने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ा है, जिसे कभी-कभी भारत के लिए एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। इसे अल नीनो का स्थानीय भाई भी कहा जा सकता है। इंडियन ओशन डाइपोल में हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा जो अफ्रीका के पास है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और पूर्वी हिस्सा यानी इंडोनेशिया के पास का इलाका वो ठंडा रहता है। जब ये पॉजिटिव स्थिति में होता है तो ये भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को और ताकत देता है। अच्छा।
कई बार ऐसा हुआ है कि अल नीनो के बावजूद एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी ने भारत में बारिश को सामान्य बनाए रखा है। और आज के समय में इस पूरी प्रणाली पर एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जलवायु परिवर्तन। हाँ, क्लाइमेट चेंज तो है ही। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा असर हम अरब सागर में देख रहे हैं। पहले अरब सागर में इतने चक्रवात नहीं आते थे, लेकिन अब इसके ज्यादा गर्म होने के कारण मानसून के आने से ठीक पहले या उसके जाने के बाद बहुत ही विनाशकारी चक्रवात बन रहे हैं। जो साइक्लोन्स आते हैं। बिल्कुल, ये चक्रवात न सिर्फ तटीय इलाकों में तबाही मचाते हैं, बल्कि मॉनसून के नॉर्मल पैटर्न को भी बिगाड़ देते हैं। वे हवाओं की सारी नमी को खींचकर किसी और दिशा में ले जाते हैं, जिससे मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अस्थिर और असामान्य हो गया है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश हो जाती है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि नीति निर्माताओं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए बजट बनाना या कोई भी योजना लागू करना तब तक संभव नहीं है जब तक वे इन सभी अनिश्चितताओं को गहराई से ना समझें। उन्हें हर साल एक ही समय पर सूखे और बाढ़ दोनों से निपटने की तैयारी करनी पड़ती है। एकदम सही। यही कारण है कि यूपीएससी के लिए और वैसे भी ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। ये तापमान, पहाड़ों, समुद्रों और दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहे बदलावों का एक ऐसा जटिल तालमेल है जिसका अध्ययन कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक ऐसा विषय है जो भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति और डिजास्टर मैनेजमेंट सबको एक ही सूत्र में बांधता है। बिल्कुल। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से मानसून की एक बिल्कुल नई और व्यापक तस्वीर उभर कर सामने आई है। ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल इंजन है जो पूरे उपमहाद्वीप को जिंदा रखे हुए है। और चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभरता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? आज हमने इस बात पर गौर किया कि कैसे हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत को हरा भरा बनाता है और मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से बचाता है। जरा कल्पना कीजिए कि करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थीं, अगर वो टकराव नहीं हुआ होता, अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला कभी बनी ही ना होती, तो आज भारत का भूगोल कैसा होता? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक भौगोलिक घटना कैसे पूरे इतिहास, सभ्यता और भविष्य को हमेशा के लिए तय कर देती है। बिल्कुल, एक ऐसा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। हाँ, तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।